हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक मल्टीबैगर स्टॉक की। और इस मल्टीबैगर स्टॉक को अगर हम छांट लेते हैं तो अगर उसको एक लंबे समय तक किस प्रकार से होल्ड किया जाए, तो आज इसी पर बात करेंगे। एक चीज़ और बता दें हम आपको अपने चैनल पे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मेरा जो चैनल है, मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ। तो मेरा काम है कि लोगों को, जो हमारे लोग हैं हमारी सोसाइटी के, जो शेयर मार्केट में काम करते हैं या करना चाहते हैं, तो चीज़ें उनको सिखाई जाएँ, है ना। तो हमारा काम है सिखाने का आपको, और ना कि हम कोई किसी स्टॉक को सेल और बाई करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। और देखिए, ना तो हम सेबी रजिस्टर्ड हैं, और तो हम इस प्रकार की चीज़ें नहीं कर सकते, और ना ही हमें करना चाहिए। क्योंकि देखो, आप जानते हैं पैसा आपका है, पैसा बड़े मेहनत से कमाया जाता है। तो आपका पैसा है, तो आप अगर हमारी बताई हुई चीज़ों को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आप अपना पैसा अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए और एक बढ़िया एक्टिव इन्वेस्टर बनिए, बहुत सारा पैसा बनाइए। तो हम ये चाहते हैं कि लोग जो चीज़ें नहीं जानते हैं, जो चीज़ें हमने सीखी हैं मार्केट से, और वो आप लोग सीखें, आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, और जिससे कि आप मार्केट से पैसा बना पाएँ। तो अब वैसे तो कोई अगर टिप्स दे देता तो इसमें एक चीज़ ये बताऊँ, कोई स्टॉक बढ़ भी जाए, अगर हम बता भी देते तो मान के चलो, तो उस स्टॉक को फिर आप बेच नहीं पाएंगे, और फिर प्रॉफिट तो फिर आप जो अच्छा स्टॉक है उसमें भी लॉस कर लेंगे। तो इसलिए तो मेरे चैनल पर किसी प्रकार का स्टॉक का ना टिप्स दिया जाता है, और ना ही किसी स्टॉक को बाय और सेल करने की कोई रिकमेंडेशन देते हैं हम। तो कोई, अगर हम देखिए, ऐसा जब पढ़ते हैं, हम जब शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं तो सीख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या हम काम कर रहे हैं, तो कोई स्टॉक आते हैं तो उनका एग्जाम्पल देना हमारा एक काम होता है भाई। क्योंकि जब हम उसमें काम करेंगे तो एग्जाम्पल में उस स्टॉकों के नाम आएंगे, तो आप उनको देख सकते हो। लेकिन जब तक आपका खुद का कन्विक्शन ना हो, तब तक किसी स्टॉक में पैसा ना डालें। तो मेरी तो यही राय है। दूसरा यह है, डेरिवेटिव मार्केट से दूर रहें, और वो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो एक्टिव इन्वेस्टर बनिए, इसमें कोई ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, लेकिन इन्वेस्ट जब भी करिए जब आप चीज़ें सीख जाए, आपको समझ में आने लगे तब। तो ये तो मेरा डिस्क्लेमर है कि आप जो है मैं किसी स्टॉक को बाय और रिकमेंड नहीं करता। दूसरी बात है कि हम जब सिखाते हैं चीज़ों को तो वीडियो लंबा हो जाता है, तो वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको उसको फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए, शॉर्ट टर्म मतलब एक बहुत छोटा वीडियो बना के और चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करें तो समझ नहीं पाएंगे, फिर वो अच्छा नहीं होगा। मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, और आप भी मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा, और आप भी सीख नहीं पाएंगे। तो ये मेरी मजबूरी होती है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हमारे चैनल पे किसी स्टॉक को ना सेल और बाई करने की कोई हमारी वीडियो में कोई रिकमेंडेशन नहीं होती, राइट। तो आज हम बात करते हैं, पिछला जो वीडियो बनाया था मैंने मल्टीबैगर स्टॉक एंड टर्नआउट बिजनेस पर, तो उसमें बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था। तो वो कुछ लोगों को मैं मतलब क्वेरी आई है कि इसमें से लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस है। तो मैंने कहा इसको आपको नए वर्जन में ये वीडियो मिल जाएगा आपको। तो आज मैं इसीलिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं उनको चाहिए मल्टीबैगर स्टॉक और कैश छांटें, है ना। तो और फिर लंबे समय तक कैसे होल्ड करें, तो यही टॉपिक है आज का, हाउ टू फाइंड मल्टीबैगर स्टॉक्स एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म्स। मतलब एक मल्टीबैगर स्टॉक अगर छांट लेते हैं, तो एक लंबे समय तक हम उसके साथ कैसे रह सकते हैं, एक मोटा पैसा बना सकते हैं, राइट। तो इसी पे आज हम बात करें। तो जब किसी हम मल्टीबैगर स्टॉक को छांटते हैं या हम, तो इसकी एक लंबी प्रोसेस प्रक्रिया होती है ना। और इसमें दो तरह के बिजनेस होते हैं, तो उन बिजनेस में से हम मल्टीबैगर स्टॉक को निकाल सकते हैं, छांट सकते हैं, है ना। तो पहला है टर्नआउट बिजनेस। तो टर्नआउट बिजनेस के माध्यम से या उसमें से हम मल्टीबैगर स्टॉक को निकाल सकते हैं। दूसरा है आईपीओ या न्यू जो कंपनीज हैं, ये एनएससी में बीएससी में लिस्टेड हो रहे हैं, तो वो भी स्टॉक मल्टीबैगर बनते हैं, राइट। तो ये दो प्रकार के बिजनेस होते हैं जिनसे हम मल्टीबैगर स्टॉक को निकाल सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे आज टर्नआउट बिजनेस की। तो टर्नआउट बिजनेस के टर्नआउट बिजनेस होता क्या, जैसे आपने देखा होगा सोसाइटी में या देश में शेयर मार्केट में भी देखा होगा कि कोई कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है और बढ़िया ग्रोथ है, और उसका स्टॉक मतलब अपने लाइफ टाइम हाई पर है। तो कभी कभी होता क्या है कि भाई एक ही फैमिली का मैनेजमेंट है, तो फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो गया, है ना। तो उनमें बंटवारा हो गया, तो पता चला उसकी वजह से डिस्प्यूट हो गया, या मैनेजमेंट का कोई बंदा छोड़ के चला गया, तो उसका स्टॉक गिर जाता है, या और कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो गई उसमें, तो स्टॉक कंपनी के जो फाइनेंशियल ग्रोथ है या जो भी चीज़ें हैं,
पेस ऑफ ग्रोथ है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से फिर बिजनेस में डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है सरकार की कोई पॉलिसी ऐसी आ जाती है वो उस बिजनेस या उस सेक्टर के अगेंस्ट होती है, तो वो बिजनेस फिर उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ चला जाता है, प्रॉफिट आना बंद हो जाता है, तो भी स्टॉक या बिजनेस जो कंपनियाँ वो घाटे में चली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आजकल दुनिया ग्लोबल हो गई है और पूरी दुनिया में कंपनियाँ बिजनेस करती हैं, तो किसी दूसरे कंट्रीज़ की कोई प्रॉब्लम आ गई और उसकी वजह से भी कंपनियां घाटे में चले। जैसे आजकल बात चल रही है टैरिफ, डोनाल्ड ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिसकी वजह से ना मार्केट उठ पा रहा है ना कंपनी उठ पा रही, तो सब लोग डरे हुए हैं। तो इस प्रकार की जब कोई घटना घटती है तब भी कंपनियां घाटे में चली जाती हैं और उसकी वजह से उनका बिजनेस मॉडल ख़राब हो जाता है। और तीसरा है कि कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ युद्ध होने लगते हैं और किसी कंट्री में किसी देश में उसका बहुत बड़ा बिजनेस है कंपनी में, तो वो डंप हो जाता है, उसकी वजह से उसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर जाता है कंपनी का और वो कंपनी घाटे में चली जाती है। तो इस प्रकार की जो कंपनियाँ जो घाटे में चली जाती हैं, है ना, तो जब वो कुछ समय बाद 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में वो कंपनियाँ प्रयास करती हैं कि अपनी कंपनी को रिस्टोर किया जाए, मतलब पुनर्जीवित किया जाए, है ना। तो इस प्रकार की प्रयास करती हैं कंपनियाँ। तो जब वो कंपनी अपनी सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलती है या निकल रही होती है तो वहाँ हमें टर्नअराउंड बिजनेस की संभावना दिखाई देती है। तो अगर कोई बिजनेस है तो वो टर्नअराउंड बिजनेस है या टर्नअराउंड कंपनी, तो हम पहचाने उसको कैसे, तो उसी पे हम पहले बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं ए कंपनी टू रिकवर फ्रॉम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और पुअर परफॉर्मेंस। तो डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि संकट, मतलब जो उसका संकट था जो उसमें आ गया था और जो उसकी मतलब खराब जो परफॉर्मेंस थी, काम करने की क्षमता थी, वो बहुत ख़राब थी। तो उसने क्या करा, उसको मतलब रिकवर कर लिया, मतलब जो संकट था उसको उस संकट को उन्होंने धीरे धीरे समाप्त कर दिया और उसकी जो पुअर परफॉर्मेंस थी, कहने का मतलब कार्य जो प्रणाली थी वो ख़राब थी, उसको भी उन्होंने सही कर लिया। तो ये पता चलता है। अब बात आती है, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये सब चीज़ें मिलेंगी कहाँ, ये बड़ा एक चीज़ है। तो मैं आपको बता दूँ, कोई भी कंपनी हो तो चाहे वो लॉस में हो प्रॉफिट में हो, जो भी है वो हर 3 महीने बाद अपने रिजल्ट जारी करती है ना। तो रिजल्ट करती है तो अपने डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें बताती है ना। तो उस डॉक्यूमेंट को हमें पढ़ना चाहिए। इसमें दो डॉक्यूमेंट है बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई कंपनी अगर रिजल्ट आता है तो वो कौन कॉल करती है ना। कौन कॉल करे तो आप उसको लाइव भी सुन सकते हो, अगर उसका स्टॉक आपके पास है तो वो आपको बाकायदा मेल करेगी, मैसेज करेगी, तो उस पर जाकर सुन सकते हो उस टाइम पे। तो और अगर नहीं सुन पाते तो कोई बात नहीं, आपको जो है कंपनी की वेबसाइट पर जाके, एनएससी की वेबसाइट पर जाके, बीएससी की वेबसाइट पर जाके, और एक होता है स्क्रीनर जो सबसे इजी गोइंग होता है। जब आप डालेंगे गूगल में तो आपको स्क्रीनर मिल जाएगा। स्क्रीनर में जब डालेंगे तो आप खोलेंगे तो वहाँ कंपनी का नाम टाइप करेंगे, कंपनी का नाम टाइप करेंगे तो आपको जो भी कंपनी डालेंगे तो उसका डॉक्यूमेंट वो कंपनी खुल जाएगी। तो जो लेफ्ट हैंड में है ना, उसका कंपनी का डॉक्यूमेंट आते रहते हैं, उसका प्रेस रिलीज़ है, एनुअल रिपोर्ट है, उसका जो भी चीज़ सब मिलेगा। और राइट हैंड पे क्या होता है, एक पीपीटी भी मिलेगा उसका, और कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्शन भी मिलेगा, है ना। तो आप उनको दे सकते हो। उसमें एक शॉर्ट नोट होता है, उसको नहीं पढ़ना। तो एक तो पीपीटी पढ़ना है। पीपीटी एक हमें आपको पहले ही बताया था कि जो भी कंपनियां, हमें 2 प्रकार का डेटा मिलता है, एक तो होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, है ना। तो पीपीटी में हमारा डेटा जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, मतलब डेटा का एनालिसिस होता है, डायग्राम होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। और जो ट्रांसक्रिप्शन मतलब उसकी जो वो होती है, कौन कॉल का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, वो जो उसमें मिलता है वो उसमें डेटा होता है क्वालिटेटिव, मतलब उसी चीज़ को वो वहाँ बताते हैं, है ना। तो उसमें कंपनी की भाई ग्रोथ क्या है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या है, कंपनी किस प्रकार से कैपेक्स कर रही है, या कंपनी के मार्जिन क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना, टर्न ऑन बिजनेस है नहीं है, और कंपनी का मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वहाँ से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो आप उसको देखना शुरू करिए, है ना। तो यही बात मैं आपको बता रहा कि आपको पता कहाँ से चलेगा, तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हमें पता चला कि टर्न ऑन बिजनेस को हमें फाइंड आउट करना है ना। तो टर्न ऑन बिजनेस मैंने आपको बताया कि ऐसी कंपनी जो रिकवरी कर रही है, मतलब अपने संकट से, मतलब जो भी समस्या थी उससे बाहर निकल आए और उसकी जो खराब कार्य प्रणाली उसको उन्होंने ठीक कर लिया, है ना। तो पहली शर्त तो ये हुई। दूसरा है कंपनी हैव टू द रिस्टोर प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, एंड स्टेबिलिटी। कंपनी जो है उन्होंने क्या अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको रिस्टोर कर लिया है ना। कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आ चुकी है, चाहे प्रॉफिट चाहे कितना ही हो, मिनिमम प्रॉफिट। भाई सबसे पहले जब कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आएगी तो आप जानते हैं कि कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत लंबा बेनिफिट कर लेगी, प्रॉफिट कर लेगी, नहीं भाई घाटा था अब प्रॉफिट में आ गई, है ना। तो
ये पता चल जाता है वहाँ से डॉक्यूमेंट से कि कंपनी को इतना प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी जो ग्रोथ कर रही है वो स्टेबल है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। तो ये दो चीज़ें आपको पता चल गई कि कंपनी जो है घाटे से प्रॉफिट में आ गई और उसने अपने जो प्रॉफिट है या जो ग्रोथ है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, उसको स्टेबल कर लिया, है ना। अब बात आती है कि कंपनी जो ऐसी रणनीति में शामिल है, रणनीति बनाती है, वो और चीज़ों को चेंज करती है। तो इसमें एक है पुनर्जीवित करना, है ना। अपने बिजनेस को क्या है, जैसे मरा हुआ बिजनेस है, खराब बिजनेस है, तो जब वो इस प्रकार के एक्शन लेती है तो वो बिजनेस उनका पुनर्जीवित हो जाता है, मतलब उसको मतलब नई जान फूंक देती है कंपनी में। आपने बहुत सारी कंपनी ऐसी देखी होंगी जो कंपनी बर्बाद हो चुकी हैं और वो धीरे धीरे पुनर्जीवित होती है। कभी कभी किसी कंपनी किसी के साथ मर्ज हो जाती है तब भी कंपनियां पुनर्जीवित होती हैं। तो इस प्रकार की जो रणनीति होती है, स्ट्रेटेजी होती है, तो कंपनियों को पुनर्जीवित कर लिया जाता है अगर वो ऐसी हैं। मतलब कहने का मतलब खराब पोजीशन चलेंगे बिल्कुल, वो बाद में सही हो गए। तो ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो अगर ऐसी चीज़ है, अगर बिजनेस पुनर्जीवित हो रहा है तो ये भी टर्न अराउंड बिजनेस का एक साइन है। दूसरी बात करते हैं कि द कंपनी हैव टू डन कंप्लीट ओवरहाल ऑफ ऑपरेशन, स्ट्रेटजी एंड सम टाइम्स एंड लीडरशिप। तो हम यहाँ बात करें द कंप्लीट ओवरहाल। ओवरहाल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने आपने सुना होगा भाई कोई इंजन खराब हुआ है तो बोले ओवरहाल करा दिया। ओवरहाल का मतलब जैसे मकान है आपका, तो मकान का कोई पुट्टी खराब छूट रही है, प्लास्टर छूट रहा है, दरवाज़ा खराब है ना, तो मकान की हम क्या है डेंटिंग पेंटिंग करा के उसका ओवरहाल करा देते हैं ना। तो इसी प्रकार से कंपनी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, उसका मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है ना, और उसका एडवर्टाइजमेंट का प्रॉब्लम है, उसका केपेक्स का प्रॉब्लम है, उसका पेस ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन, लॉट ऑफ चीज़ें होती हैं कंपनी में। तो जब कंपनी ख़राब हो जाती है तो उसका जो क्या बोलते हैं जो मैनेजमेंट होता है वो कंप्लीट करता है, उसकी ओवरहालिंग है, मतलब उसमें सब चीज़ें ठीक कर देता है ना। जो ऑपरेशन का मतलब होता है जो बिजनेस संचालन हो रहा है, उसका जो काम हो रहा है ना, कार्य प्रणाली है, तो वो उसको उन्होंने सब ठीक ठाक कर दिया। मैनेजमेंट भी सही हो गया, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सही होगा, प्रोडक्शन भी सही हो गया, और उसका क्या बोलते हैं कि जो मशीनरी है, जो भी चीज़ें हैं वो सब बढ़िया कर ली। तो मैंने आपको बताया कौन कॉल में आपको मिल जाता है। और दूसरी ऐसी रणनीति बनाती है कि जैसे पीयर ग्रुप का मतलब जानते हैं। पीयर ग्रुप का मतलब होता है कि उसके क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, और जैसे फार्मा सेक्टर है, और आपका एफएमसीजी है। तो अगर मान चलो एफएमसीजी की कोई कंपनी है और एफएमसीजी कंपनी में और मान के वो पिछड़ गई थी, है ना, और बाद में वो प्रयास करती है कि मैं मार्केट का मुझे लीडर बनना है, मतलब अपने ग्रुप का या अपने क्षेत्र का लीडर बनना है, तो इस प्रकार का प्रयास करती है, तो बाद में लीडरशिप स्थापित करने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बिजनेस अपने सेक्टर में, अपने पीयर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है ना, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। तो ये आपको अगर पता चल जाता है कि भाई उन्होंने अपना ओवरहाल किया, और मतलब ओवरहाल कर लिया, मतलब सारी चीज़ें ठीक कर दी, और स्ट्रेटेजी बना के उन्होंने क्या करा, एक लीडरशिप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, मतलब मार्केट की लीडर बनना चाह रही है, अपने क्षेत्र की अपने सेक्टर की लीडर बनना चाह रही है। तो इस प्रकार की अगर चीज़ें आती हैं, को बताएगा कौन, आप मैनेजमेंट बताएगा कि भाई आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर में हम इतना अचीवमेंट करेंगे, ये पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इतना होगा हमारा, और हम इतना कैपेक्स करेंगे, और आने वाले समय में और बढ़िया काम करेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती हैं, राइट। तो ये अपने सेक्टर में काम करते हैं। तो अब एक चीज़, तो ये तो चीज़ें हो गई, हम इनसे आइडेंटिफाई करते हैं ना। और एक चीज़ और बता दूं, कंपनी का जो बेसिक अगर मोटा मोटा अगर आपको पता चल जाता है, तो कंपनी जो टर्न अराउंड बिजनेस होता है, मेक ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा बना के देता है। अगर टर्न अराउंड बिजनेस अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो बहुत मोटा पैसा बना कर देते हैं, और तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसका पहला जो सिंबल होता है, मैंने आपको बैड टू गुड, कंपनी सही से खराब से अच्छे में आ जाती है, मतलब लॉस टू प्रॉफिट, ये पहले देखना सिंबल। बाकी चीज़ें ना समझ आए कोई ना आए, लेकिन आप ये देखना कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई है। अगर इस प्रकार की कंपनी मिल जाती है आपको, तो उसको ट्रैक करते रहिए कि कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई, है ना। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका मैं उदाहरण दे दूं आपको, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको यहाँ पे, थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने कोई बिजनेस फाइंड आउट कर लिया, चलिए टर्न अराउंड बिजनेस खत्म करता हूँ तब बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे आप टर्न अराउंड बिजनेस के बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बता दूँ। जैसे आपने एक फोर्स मोटर का नाम सुना होगा, कोरोना काल में इसकी डिमांड बहुत, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो गया था बहुत ज़्यादा, और कंपनी पे बहुत सारा डेट, मतलब लोन हो गया था, ऋण, और कोरोना काल में तो फिर वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाई, तो इसमें इसका स्टॉक चलता नहीं था, है ना। तो बहुत सारे लोग इसको ट्रैक कर रहे थे, कभी कभी ऐसे स्टॉक जो बहुत झिलाते हुए चलते नहीं,
लेकिन एक चीज़ बता दें, अब अगर स्टॉक में प्रॉफिट आ रहा है, लॉस में प्रॉफिट आ रहा है, तो स्टॉक में बने रहना चाहिए, उसे छोड़ के नहीं जाना है। मतलब कंपनी का रिजल्ट अगर सही आ रहा है, जो मैंने बताया टर्न ऑन बिजनेस में इतनी सारी चीज़ें अगर सब सही हो रही हैं, तो बिजनेस को उसको स्टॉक को बेचना नहीं, चाहे कुछ भी, चाहे 1 साल ना चले, 2 साल ना चले, बात समझ रहे। तो हमें ऐसे स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए। अगर बस कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए, चार्ट नहीं देखना है, चार्ट देख के तो बहुत दिक्कत है, चार्ट तो हमें तो बर्बाद कर देता है, चार्ट कभी मोटा पैसा नहीं बनाने देता है ना। तो आपने अगर कोई भी कंपनी, जैसे मैंने बताया कि अगर वो टर्न ऑन बिजनेस फेस में है और उसका ग्रोथ आ रहा है, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है ना, तो उसमें बने रहना है, उसको बेचना नहीं है। अब मान चलो बने, अब वो स्टॉक चलना शुरू कर देता है, तो आपका पैसा 1 गुना हो जाए, 2 गुना, 3 गुना, जितना भी हो जाए, लेकिन आपका उसका रिजल्ट देखते रहना है। कहने का मतलब जो पिछले क्वार्टर में रिजल्ट था उससे अगले जो नेक्स्ट क्वार्टर उसमें उससे ख़राब नहीं होना चाहिए, है ना। अगर एक आध क्वार्टर में ख़राब हो जाए तो उसमें ऐड मत करिए पैसे को। अब एक चीज़ और बता दूं, टर्न ऑन बिजनेस में हम इकट्ठा पैसा नहीं डाल सकते ना। तो टर्न ऑन बिजनेस में करना क्या है आपको, पहले आप भी जब आपको लगे कंपनी प्रॉफिट में आ गई, लॉस से प्रॉफिट में आ गई, तो आप उसमें अपनी जो टोटल कैपिटल है उसका 10% डाल दीजिए। जब आपको लगे अगले क्वार्टर में रिजल्ट बढ़े तो 5% और डाल दीजिए, या 10% डाल दीजिए। जब कंपनी अगले क्वार्टर में और बढ़िया करे तो आप और बढ़ा दीजिए 10%। तो धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। अब करते क्या लोग, एक बार स्टॉक माने चलो कोई 200 रुपये का स्टॉक था, आपने टर्न ऑन बिजनेस में फाइंड आउट किया और वो स्टॉक बढ़ के हो गया 200 रुपये, मतलब 200 रुपये का स्टॉक था 400 रुपये हो गए, सॉरी। तो आप क्या करेंगे कि उसमें पैसा उसे खरीदने में हेजिटेट करेंगे नहीं, क्यों क्या रहता है, फिर आपका पता चला अमाउंट तो बहुत कम था, तो मल्टीबैगर हो भी गया तो आपको फ़ायदा क्या हुआ, है ना। तो जो लॉट ऑफ जो बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं वो इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। तो अगर कंपनी का रिजल्ट बढ़िया आ रहा है ना, कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, तो आप क्या करना है, जब कोई 200 पर खरीदा फिर 400 पर खरीदी, अगली बार वो और बढ़िया रिजल्ट आ रहा है वो 600 हो जाता है, 600 फिर खरीदी। तो जब भी प्राइस बढ़ता चला जाए और रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, तो उसमें ऐड करते रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, एक बहुत लंबे समय तक आप चलते रहेंगे उसके साथ और वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में लंबे समय तक रहेगा, है ना। तो जब लंबे समय तक रहेगा, अब आपको लगता है कि वो स्टॉक 4 गुना, 20 गुना, 5 गुना हो गया, तब आपको तो ट्रैक तो कर ही रहे ना आप, हर 3 महीने उसको। अगर कंपनी के बाय द वे कोई कंपनी के कोई ख़राब चीज़ें आ गई, रिजल्ट ख़राब हो गया, फिर से पुरानी स्थिति में आ गई, तो तुरंत ही स्टॉक को क्या करना है आपको भाई, देखो बीच बीच में अगर 1 आध 2 क्वार्टर का चला जाता तो आप होल्ड कर सकते हो उसको, उसमें ऐड मत करिए। लेकिन अगर कंपनी में कोई मैनेजमेंट गाइडेंस घटा दिया या कोई प्रॉब्लम आ गई, है ना, कोई रेड पड़ गया, कोई इशू हो गया, कोई स्टेटमेंट आ गया ऐसा, तो आप अपना जो भी प्रॉफिट है उसे लेके निकल जाइए, राइट। जिससे कि जो आपने प्रॉफिट कमाया, स्टॉक मल्टीबैगर हुआ, तो वो आपका बना रहे। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि एक मल्टीबैगर स्टॉक अगर हमने छांट लिया तो हम उसमें लंबे समय तक कैसे रहते हैं, तो उसको ट्रैक करना पड़ेगा। और जब तक स्टॉक खराब ना हो, उसका मैनेजमेंट गाइडेंस ना बोले, तब तक उस स्टॉक को बेचना नहीं है। बात समझ में आ गई। तो मैं बता दूं, यहाँ कुछ टर्न ऑन बिजनेस की हम बात कर लेते हैं। फोर्स मोटर की बात करें तो फोर्स मोटर का स्टॉक नहीं चलता था, है ना। तो देखिए आज देखिए कम से कम वो 20x हो गया, मतलब 20 गुना तक स्टॉक हो गया, बहुत भारी, है ना। दूसरा है B2 रिटेल। B2 रिटेल का नाम सुना, अब पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो ये भी एक स्टॉक मल्टीबैगर बना है ना। अब देखिए मैं इंडियन होटल मेरे पास था बहुत दिन पहले, तो इंडियन होटल भी नहीं चलता था, वो 200 रुपये पे स्टॉक अटका रहता था, है ना। तो अब देखिए आजकल कितने गुना हो गए। टाटा, हम बात करें इसका, एक था टाटा पावर। टाटा पावर का स्टॉक भी काफ़ी बड़ा है ना। तो ये सब क्या स्टॉक मल्टीबैगर बने, है ना। अब इसमें बने हैं। और दूसरा, इस समय अगर हम बात करें तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो मल्टीबैगर बन सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, आपको उनका ट्रैक करना है। मैं ये नहीं कहूँगा आप इस स्टॉक को बाई कर लीजिए मल्टीबैगर बन जाएगा, मैं एक हालात बता रहा हूँ, उसके कंपनी की कंडीशन बता रहा हूँ कि ये स्टॉक बन सकते हैं। अगर इनको ट्रैक करेंगे तो पता चलेगा। जैसे जिंका लॉजिस्टिक है, वो चलने, इसका प्रॉफिट आ गया, बढ़िया रिजल्ट आया, बढ़िया, है ना। तो ये भी टर्न और टाइमेक्स है, टाइमेक्स का नाम सुना हो, तो काफ़ी दिनों से कंपनी घाटे में थी और अभी भी अब प्रॉफिट में धीरे धीरे आगे, इस बार क्वार्टर के रिजल्ट बहुत बढ़िया है ना। VIP इंडस्ट्री है, VIP इंडस्ट्री जो कपड़ा अंडरवियर गारमेंट बनाती है ना, तो इसका भी रिजल्ट पॉजिटिव आया है, बढ़िया है ना। और टर्न ऑन बिजनेस में कौन है, एमराल्ड फाइनेंस, ये कंपनी है जो कि मतलब उसमें से क्या बोलते हैं, टर्न ऑन बिजनेस से बाहर आ रही है, लेकिन अभी इसका ना NNPA बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, वो कह रहे हैं हम जीरो कर देंगे। तो अगले क्वार्टर में जब भी आपको लगे कि जीरो करने वाली है तो आप उसमें देख सकते हो, उसको ट्रैक करिए। तो एमराल्ड फाइनेंस बढ़िया कंपनी, टर्न ऑन बिजनेस हो सकता है आपका और इससे आपको मोटा पैसा बन सकता है। लेकिन अभी इसमें NNPA थोड़ा अभी है, तो वो कह रहे हैं हम जीरो कर देंगे। मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत बढ़िया आया है। मैं बता दूं, मैनेजमेंट का गाइडेंस डिजिटल कर रहे हैं पूरा, रैपिडली ग्रोथ करेंगे और गुड स्टार्टअप सेटअप करेंगे। और इन्होंने कहा है कि हम जीरो NPA
है ना कहेंगे। इसके जो संजय अग्रवाल जी एमडी हैं, तो उन्होंने जीरो एनपीए की बात करी है। जिस दिन जीरो एनपीए हो जाए तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। तो टर्न ऑन बिजनेस आपको समझ में आ गया होगा। टर्न ऑन बिजनेस इस प्रकार की चीज़ होती है। तो इससे आप मल्टीबैगर स्टॉक अगर आपने छांट लिया तो आप उस स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने का एक ही तरीका मैंने आपको बताया कि उस स्टॉक को हमें ट्रैक करते रहना, हर 3 महीने बाद उसका रिजल्ट की हमें कौन कौन पीपीटी पढ़ते रहना है। और अगर जब भी समय मिले तो उस कंपनी के बारे में और भी पढ़ सकते हैं आप कि कहाँ नए नए काम कर रही है ना, कंपनी का डॉक्यूमेंट पढ़ते रहिए। तो आपको लॉन्ग टर्म में उस स्टॉक को होल्ड करने में आसानी होगी, राइट। और चार्ट ना देखना प्लीज़। चार्ट अगर देखेंगे तो आप स्टॉक को बेच देंगे। और बेचने के बाद क्या करते हैं हम लोग मालूम है आपको, एक बार स्टॉक से प्रॉफिट ले लिया तो हम उस स्टॉक को दोबारा देखते ही नहीं। जबकि हमें इस प्रकार के स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए, मतलब पोर्टफोलियो में नहीं, अपनी वॉचिंग लिस्ट में रखने चाहिए। जिससे कि अगर वो कल अगर देखिए कोई भी स्टॉक जो है एकदम तो ख़राब नहीं होता, और ख़राब हो जाता तो सही भी हो जाता है ना। तो हमें उसे ट्रैक करते रहना चाहिए। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो सही है, उसे देखते हैं, जब वो प्रॉफिट में आए तो एक चीज़ और नहीं करना। टर्न ऑन बिजनेस में आपको पता कुछ लोग गलतियाँ क्या करते हैं, चार्ट देख लेते हैं, चार्ट देख लेते तो एक जगह स्टॉक चलता रहता है, तो वो कहते हैं कि भाई ये मल्टीबैगर बन सकता है। नहीं, जब वो ग्रोथ में आ जाए, लॉस से प्रॉफिट में आ जाए। अब जैसे आजकल फिनिक्स मॉल की बात हो रही है, तो फिनिक्स मॉल का स्टॉक मरा पड़ा है। आने वाले 4-5 सालों में वो कैपेक्स कर रहे हैं और कई अपने मॉल बनाने वाले हैं। तो अभी बनाए तो नहीं है। तो कुछ कंपनियां कैपेक्स करती हैं तो कुछ तो 1 साल में फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट कर देती है, कुछ 5 साल में करते हैं। तो जो 1 साल में कंप्लीट होने वाला है और जो हो जाता है उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा, और जो 5 साल में करेगा उसका स्टॉक चलता नहीं है। तो ऐसे 5 साल, 4 साल, 6 साल का कोई मैनेजमेंट अगर गाइडेंस दे रहा है तो उसमें स्टॉक से दूर रहना। जब वो वास्तव में उसका केपेक्स कंप्लीट हो जाए तब उस स्टॉक में आप उसको देखते रहे, मतलब अपना पोजीशन बना सकते हैं आप, है ना। लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। तो हमें कहना है कोई भी कंपनी अगर केपेक्स कर रही है या कोई चीज़ कर रही है तो आप उसको देखेंगे कि वो वास्तव में हो गया। तो यही एमराल्ड फाइनेंस का है कि अभी उनके पास एनएनपीए है, उनके उसमें उनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन वो कह रहे हैं हम जीरो कर देंगे। जिस दिन जीरो हो जाए आप उसको ट्रैक करते रहिए, जिस क्वार्टर में जीरो हो जाए तो आप उसमें जा सकते हैं, मतलब देख सकते हैं उसको। बात समझ आ गई। तो एक तो ये तरीका है कि मल्टीबैगर स्टॉक को हम टर्न ऑन बिजनेस से छांट सकते हैं, राइट। दूसरा तरीका होता है, मैं आपको बता दूं, जो नई कंपनियां होती हैं जैसे आईपीओ लेके आती हैं, है ना। तो जब कंपनियां आईपीओ लेके आती हैं तो आपने देखा होगा कि जब कंपनियां आईपीओ लेके आती हैं तो वो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है, एनएससी और बीएससी में, है ना। तो अगर हम आईपीओ में पैसा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या मिल रहा है, उसका डॉक्यूमेंट जब एनएससी बीएससी के पास आ जाता है। और दूसरा कि उसका जो कैपेक्स करने की पोजीशन क्या 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 कर रही है, और टर्न ऑन और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है उसका, और मैनेजमेंट गाइडेंस क्या है ना। तो 4-5 चीज़ें हैं, अगर आपने देख ली उस आईपीओ आने से पहले आपको पता चल गया। तो वैसे लोग कहते हैं भाई आईपीओ में पैसा कब लगानी चाहिए, तो मैंने आपको बताया अगर आईपीओ में पैसा लगा सकते हो आप, आईपीओ के समय से ही किसी स्टॉक को देख सकते हो आप। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो मैंने बताया पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़िया होनी चाहिए, उसके अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी होनी चाहिए, है। ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने हो, मैं बताऊंगा आपको ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, और उससे पैट ग्रोथ उसकी सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा हो, है। और जो एक्सपेंशन कर रही, कैपेक्स कर रही हो, और रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, और मैनेजमेंट का गाइडेंस पॉजिटिव हो, तो आप उस आईपीओ में पैसा लगा सकते हो, राइट, लगा सकते हो। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, आपका खुद का कन्विक्शन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जब आईपीओ आ जाते हैं तो कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो आईपीओ लेके आती हैं और बाद में स्टॉक मल्टीबैगर हो जाते हैं। मैं कई स्टॉक को ऐसे जानता हूं और मैंने उनके साथ काम भी किया है। तो मैं पहले बात करूंगा सीडीएसएल की। सीडीएसएल का जब आईपीओ आया था, है ना, तो वो 200 रुपये तक की गया था, है ना। और मैंने भी ख़रीदा था उसको, और मैंने वो 400 रुपये में बेचा था, है। तो मुझसे ये गलती हुई थी क्योंकि मैं जानता नहीं था चीज़ें उस समय, तो मैंने कि पैसा डबल हो गया, और उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा। तो आपने देखा कोरोना काल के बाद जब मार्केट में मूवमेंट आया तो वो स्टॉक बहुत तेज़ी के साथ भागा, क्योंकि सारा काम इसका जो डीमैट अकाउंट है और जो ट्रेडिंग होती है उसके ऊपर इसकी इनकम निर्भर करती है। आजकल उसका जो ग्रोथ रेट है बहुत कम है सीडीएसएल का, और तो इसलिए वो चल नहीं रहा है। लेकिन एक बार मल्टीबैगर स्टॉक तो बन ही गया ना वो, है ना। और अभी जहाँ से लिया लोगों उससे भी कई गुना है ना। तो कभी कभी जो आईपीओ आते हैं उस प्रकार की जो कंपनियां होती हैं वो भी मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो एक देखो सीडीएसएल मल्टीबैगर बनाता है, जीना सीको का नाम सुना है, तो ये स्टॉक 150 रुपये के लगभग लिस्टिंग हुई थी, मतलब इसका आईपीओ आया था, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे आज देखिए स्टॉक 700 के लगभग चल रहा है,
है ना। तो जो आचार्य मनीष जी है, मैं एक चीज़ बता दूं, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक को खरीदने और बाई का, लेकिन आप देखिए आचार्य जो मनीष जी ने जीनस सी को जो हॉस्पिटल खोला, मैं आपको बता दूं मुझे ये बिज़नेस बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है कि आपने ये देखिए कि धीरे धीरे आयुर्वेद की तरफ दुनिया बढ़ रही है ना। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया मतलब एक काम स्टेप किया है कि आयुर्वेद की तरफ दुनिया बढ़ रही है, और जो एलोपैथी की दवाई है इससे आदमी तंग आ चुका है। ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करती है, लेकिन और प्रॉब्लम बढ़ा देती है। मतलब एक बीमारी ठीक होती है दूसरी बढ़ा देती है। तो इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो आयुर्वेदिक के माध्यम से होता है ना। और इनका टेलीकॉलर के माध्यम से मेडिसिन को ये कस्टमर को ट्रैक करते हैं और वहाँ तक दवाइयाँ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आचार्य मनीष जी खुद भी टीवी पे विज्ञापन देते हैं और चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं, है ना। और दूसरी एक बहुत बढ़िया बात है कि पहले जो इंश्योरेंस कंपनियाँ थी हेल्थ इंश्योरेंस वाली, तो वो एलोपैथी वाले हॉस्पिटलों को कवर करती थी। अब देखिए आपने गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई है, ये स्टॉक जो है मतलब अब आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है उनको भी LIC मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में रखा गया है। तो ये एक बड़ी बढ़िया बात है। और अभी आयुर्वेदिक वाले टाइप के जो हॉस्पिटल है बहुत कम है ना। तो ये जीनस सी को जो हॉस्पिटल है और ये बहुत बढ़िया मतलब उन्होंने काम स्टार्ट किया है, तो लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। तो ये बिज़नेस और ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है ना। और ये स्टॉक अपने जो IPO के टाइम से मल्टीबैगर तो हो चुका है ना। तो आप इसका ग्रोथ देखेंगे, इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखिए, और आपका इसका कैपेक्स देखिए, और इसका मैनेजमेंट गाइडेंस देखिए। अभी आपका कौन कॉल आया तो उन्होंने देखिए आपका इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। और एक चीज़ और बता दूं, इस समय जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है उसमें कुछ कंपनियां बढ़िया बढ़िया हो सकती हैं, आपको देखना पड़ेगा। माइक्रो फाइनेंस कई साल से चल नहीं रहा है ना। तो इसमें भी आपको मल्टीबैगर स्टॉक मिल सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा देखिए उसका कौन कॉल वगैरह पढ़िए। अब बताते हैं हमें जो नया बिजनेस है जो IPO ला रहा है, तो उसमें देखना क्या चाहिए, है ना। अगर कोई स्टॉक आप वाला कोई IPO और आपको IPO मिल गया तो बढ़िया, और नहीं मिला तो आप जो लिस्टिंग हो जाती है उसके बाद वो बिज़नेस काम करना मतलब उसमें ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो आपको लगता है कि ये स्टॉक बढ़िया है, लिस्टिंग होगी, तो हम उस कंपनी के क्या ट्रैक करें। तो सबसे पहले उस कंपनी का आप जब भी रिजल्ट आए तो उसको रिजल्ट देखिए सबसे पहले। तो मैंने आपको बताया कि कहाँ मिलेगा, कौन कौन और PPT में, है ना। PPT में आपका क्वांटिटेटिव डाटा मिलता है और कौन कॉल में आपको क्वालिटेटिव डाटा मिलता है। दोनों को पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए। तो सबसे पहले हमें पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ। और पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वॉल्यूम ग्रोथ और होता है वैल्यू ग्रोथ, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर सेल्स ग्रोथ तो उसका ज़्यादा आ रहा है, अपने पीयर में जो ग्रुप है उसके साथ साथ वाली कंपनी है उससे वो अपने सेक्टर का लीडर है, बहुत बढ़िया आ रहा है, बजाय 50% 30%, बाई कंपनियों को आ रहा है 20% उसका आ रहा है, 40% 50% 80% या 100% से ग्रोथ कर रहा है, तो आप उसको देखिए। दूसरा देखिए ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज अगर किसी में, एक चीज़ और बता दूँ, चाहे स्टॉक जो है टर्न ऑन बिजनेस हो या नया हो, अगर किसी स्टॉक को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है तो मैं आप बात ये लिख के दे रहा हूँ आपको कि वो स्टॉक के मल्टी बैगर बनने के बहुत चांस हैं। उस स्टॉक के मल्टी बैगर बनने के बहुत चांस होते हैं। बात समझ आ गई। और इसका तो मल्टी बैगर तो स्टॉक बनता ही बनता है ना। तो आप इसको देखें। लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज होता क्या है मैं आपको बता दूं, ये मार्जिन होता है। जैसे आपने दो चीज़ पढ़ी होंगी, एक फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो हम जब भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं वो सब फिक्स कॉस्ट में आता है ना। और उस फिक्स कॉस्ट के, जैसे माने किसी ने एक हॉस्पिटल बनाया है ना, तो एक हॉस्पिटल है उसमें मान चलो 500 बेड है, और 500 बेड है और 200 लोगों का स्टाफ है, बाकी सब चीज़ें। अब मान के चलिए उसमें पर महीने 1000 मरीज आते हैं, राइट। और यदि तो खर्चा उतनी, अगर हर 3 महीने में उसका जो मरीज़ है वो संख्या ज़्यादा हो जाती है, मतलब चलो 1200 आ रहा है, फिर 1300 आ रहा है, 1500 आ रहा है, 2000 तक मरीज़ आ रहे हैं, मतलब कोई मरीज़ जल्दी आ रहा है जल्दी जा रहा है ना, ठीक हो रहा है। तो अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है, और तो उसमें मरीज़ को संख्या ज़्यादा बढ़ गई, राइट, बढ़ गई, मतलब 2000 तक जा रही है। तो ये क्या है, मतलब आप ये देखिए कि जो पहले आप 1000 मरीज बेड पे, पहले जो 1000 मरीज आ रहे थे अब 2000 आ रहा है। तो ये क्या, अब 2000 से जो इनकम हो रही है आपकी, है ना, तो वो अब आपका जो ग्रोथ है वो वॉल्यूम ग्रोथ भी है और वैल्यू ग्रोथ। वैल्यू ग्रोथ का मतलब प्राइस को डिस्काउंट वगैरह नहीं दे रहे आप, है ना। तो आपका दोनों चीज़ें बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, बढ़िया। हमेशा ध्यान रखना वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं है वॉल्यूम ग्रोथ पॉजिटिव है और वैल्यू ग्रोथ नेगेटिव है, नहीं। अगर दोनों पॉजिटिव है मतलब दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, कोई डिस्काउंट और कंसेशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपने पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ में देखा। तो मैंने बताया ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, ये होता है ना। और जब ऑपरेटिंग लेवरेज उस कंपनी को मिलता है तो उसमें होता क्या, जो सेल्स ग्रोथ होती है उससे पैट ग्रोथ ज़्यादा होता है। पैट ग्रोथ का जो मार्जिन होता है, वैल्यू होता है, वो सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा होता है। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल पे कि अगर मान लो सेल्स ग्रोथ मतलब 100% है ना, तो पैट ग्रोथ 200% है, 150%
150%। तो ये मान के चलिए उस स्टॉक को, उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अगर किसी को मिल रहा है तो वो स्टॉक मल्टीबैगर बनने के चांसेस होते हैं। अब दूसरी बात आती है, अगर कैपेक्स करता है, कोई कंपनी कैपेक्स कर रही है या कंपनी किसी को खरीद रही है या बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है ना, तो उससे भी कंपनी, अब उसमें देखना पड़ता है कि ड्यूरेशन क्या है ना। कोई 5 साल में कैपेक्स करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, तो उसमें वो नहीं देखना चाहिए। अगर कोई एक ही फाइनेंशियल ईयर में अगर उसको पूरा करना चाहती है, कैपेक्स को पूरा करना चाह रही है या कोशिश करती है या प्रॉमिस करता है गाइडेंस, तो वो स्टॉक आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है ना। और दूसरा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी, है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आपको, देखिए मैं एक बताऊँ, यहाँ फॉर्मूले और कैलकुलेशन सिखाना नहीं मेरा काम, आपको मेरे को कंसेप्ट सिखाना है। बाकी फॉर्मूले वगैरह देखने तो देख लीजिए कैसे निकलता है रिटर्न ऑन इक्विटी, कोई दिक्कत नहीं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी उसका पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, जैसे मान चलो किसी का रिटर्न ऑन इक्विटी अभी 100 रुपीज़ है ना, और आने वाले क्वार्टर में हो गया 120, है ना, और आने वाले समय में हो गया फिर 140, 150, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ऐसा नहीं हो पहले 100 था बाद में 90 हो गया, तो ये खराब माना जाता है। और चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी चाहे 10 ही रुपये हो, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर किसी दूसरा एग्जाम्पल ले लेते, अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 10 रुपये और बढ़ के उसका 12 हो जाता है, तो ये बहुत बढ़िया साइन होता है, मतलब पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, तो ये ग्रोथ का इंडिकेटर्स है ना। और जो अंतिम है मैनेजमेंट गाइडेंस, मैनेजमेंट गाइडेंस का जो गाइडेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो ढुलमुल वाले, भाई देखो अगर कस्टमर आएगा तो हम देखेंगे, है ना, कोशिश करेंगे, नहीं, उनका सॉलिड होना चाहिए। मैं श्योर हूँ, मैं ये काम करूँगा, ये मैनेजमेंट ये काम करेगा, हम इसकी ग्रोथ 50% से 60% करेंगे, कुछ भी हो जाए, हम ये कैपेक्स को जो हमने मतलब वादा किया है उसे हम एक वित्तीय वर्ष में फाइनेंशियल में कंप्लीट करके उससे आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम है, जैसे आपको बताया एमरल्ड फाइनेंस का, उन्होंने कहा हम एनपीए जीरो करेंगे, तो अगर ये एनपीए जीरो 5 साल में, 3 साल में या 6 महीने में नहीं करते हैं तो क्या फ़ायदा फिर उसका है। वो कह रहे हैं हम विद इन 1 क्वार्टर में करेंगे, तब तो सही है। अगर उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मैनेजमेंट गाइडेंस जो दे देता है, अगर उस गाइडेंस को एग्जीक्यूट कर लेता है विद इन टाइम जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, तो ये बहुत बढ़िया माना जाता है। तो नई जो कंपनियां हैं अगर उनमें ये चीज़ें मिल जाएँ आपको, तो वो स्टॉक मल्टीबैगर हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये दोनों स्टॉक आ गए, है ना, तो आपको होल्ड क्या करना है। होल्ड करने की प्रॉब्लम आती है कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको होल्ड कैसे करें, भाई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, किसी स्टॉक को हम लंबे समय तक कैसे रखें, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि स्टॉक बाय करना आसान होता है लेकिन बेचना बहुत मुश्किल होता है। जब तक किसी एक्टिव इन्वेस्टर को अगर बेचने की कला अगर नहीं आई तो आप मोटा पैसा नहीं बना सकते, मोटा पैसा नहीं बना सकते, तो आप एक्टिव इन्वेस्टर नहीं हो। तो हमें बेचने का स्किल बहुत ज़रूरी आता है ना। तो पहले हम क्या सीखना चाहिए, मैंने आपको बताया, पहले हमें स्टॉक को होल्ड करना आना चाहिए। जब होल्ड कर लेते हैं फिर हमें बेचना आना चाहिए। तो होल्ड करने का मैंने बताया, कोई भी स्टॉक है, चाहे नया हो, आईपीओ वाला हो, चाहे टर्न ऑन बिजनेस हो, तो हमें जब आपको लग जाए कि स्टॉक बढ़िया है ना, तो हमें थोड़ा थोड़ा एलोकेशन बढ़ाना चाहिए उसमें। जब भी रिजल्ट बढ़िया है तभी उसमें पैसा डाल दो, जब भी क्वार्टर में रिजल्ट बढ़िया है तब भी पैसा डाल दो, है ना। तो और ये ना देखना कि स्टॉक पहले अभी 100 रुपये 200 हो गया 300 हो गया, नहीं, कितना ही प्राइस हो उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी स्टॉक का रिजल्ट बढ़िया है आप पैसा ऐड कर दीजिए, जब भी स्टॉक का रिजल्ट बढ़िया है पैसा ऐड कर दीजिए। तो आप इसको करते चले, बेचने के बारे में सोचिए और चार्ट नहीं देखिए। अब हमें करना क्या होता है, जब किसी क्वार्टर में किसी कंपनी का रिजल्ट फ्लैट आ गया और मैनेजमेंट कहा कि इसकी वजह से ये कारण हुआ, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, तो वो कोई वैसी समस्या नहीं है, या कोई कंपनी में कोई विस्फोट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो वो कंपनी बाद में सही कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो 1-2 क्वार्टर आप देख सकते हैं, उसमें पैसा ऐड मत करिए। जब वो कंपनी फिर से रनिंग करने लगे, मतलब फिर से चीज़ें सही करने लगे, तो उसमें फिर पैसा ऐड करना शुरू कर दी। अब मान के चलिए स्टॉक मल्टीबैगर हो गया, 4 गुना 5 गुना 10, और अचानक से कोई ऐसी खबर आ जाती है, कंपनी में कोई मैनेजमेंट या डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप ऐसी स्थिति में, या रेड पड़ जाती है कंपनी के ऑफिस में, या कोई 420 हो जाती है, तो आप ऐसे स्टॉक को तुरंत ही वहाँ बेच के निकल जाइए, क्योंकि जो आपने प्रॉफिट कमाया उसे बेच के निकल जाइए। तो ये तरीका होता है स्टॉक को होल्ड करने का और बेचने का। जब भी कंपनी का रिजल्ट आए तो 1-2 क्वार्टर आप होल्ड कर सकते हो, अगर खराब रिजल्ट है, अगर लगातार खराब हो रहा है तुरंत बेच के निकल जाए, क्योंकि जो आपने पैसा 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में कमाया है, उसे लॉस क्यों करें, है ना। तो ये है बेचने की तरीका। दूसरा एक चीज़ बता दूँ, स्टॉक को बाय करने का तरीका। तो अगर कभी कोई किसी कंपनी का रिजल्ट आता है और स्टॉक कंपनी का रिजल्ट आने से पहले बढ़ रहा होता है, तो कभी नहीं खरीदना। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी जनरल स्टॉक, जैसे कंपनी का रिजल्ट आने वाला है,
मान लो चलो आने वाले समय में मान लो 30 तारीख को और स्टॉक बढ़ रहा है धड़ाधड़, उस स्टॉक को बाय ना करें, नहीं, जब वो रिजल्ट आ जाए हैं और फिर वो स्टॉक आपको चाहे 10% ऊपर मिले तब उसको खरीद सकते हैं। बात समझ आ गई? तो खरीदना चाहिए, उसमें कोई हिचकना नहीं चाहिए, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है, आपका कन्विक्शन होना चाहिए, मतलब मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। तो हमें इस प्रकार की रणनीति रखनी चाहिए। दूसरा है कि कभी हमारे पास कोई स्टॉक है और वो स्टॉक रिजल्ट से पहले गिर रहा है, तो हमें स्टॉक बेचना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। हमें स्टॉक कब बेचना चाहिए? जब वो स्टॉक का रिजल्ट आ जाए और रिजल्ट खराब आ गया, पढ़ लीजिए उसको, रिजल्ट अगर खराब है तो आप बेच दीजिए, चाहे वो 10% नीचे बिके, कोई दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि आपने तो कई साल से प्रॉफिट बनाया उसका। तो उसमें थोड़ा बहुत ना तो 10% महंगे करने से आपके प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा और ना 10% नीचे से सेल करने पे कोई प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, नहीं। तो हमेशा इस प्रकार से हमें रणनीति होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको बताया कि ये तो इस प्रकार से आप किसी भी मल्टीबैगर स्टॉक को आप छांट सकते हैं टर्न ऑन बिजनेस के माध्यम से और नए बिजनेस के माध्यम से, है ना। और जब आप छांट लेते हैं तो मैंने आपको जो तरीका बताया, इस प्रकार से आप स्टॉक को एक लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं और उसके लिए हर 3 महीने में उसका रिजल्ट पढ़ना जारी रखिए, और रिजल्ट बढ़िया है तो आप स्टॉक के साथ रहिए, है ना, लेकिन चार्ट नहीं देखिए, है ना। और जब तक रिजल्ट खराब ना आ जाए तब तक स्टॉक को बेचना नहीं है। बात समझ में आ गई हो? तो आज हम इसी के साथ अपनी बात मतलब समाप्त करते हैं और फिर और आशा करते हैं आप इस मतलब आपका जो नॉलेज है या आपकी जो स्किल्ड है उसमें एक मेरा छोटा सा प्रयास है, अगर बढ़ गई होगी तो मैं सेटिस्फाई हूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप एक्टिव इन्वेस्टर बने और इसी प्रकार से रिसर्च करके टर्न ऑन बिजनेस को फाइंड आउट करिए और नए बिजनेस को फाइंड आउट करिए और फिर उसमें आप एक्टिव इन्वेस्टमेंट करिए, उसमें एक्टिव इन्वेस्टर की तरह एक्टिव इन्वेस्टमेंट करिए और लंबे समय तक मोटा पैसा कमाइए आप स्टॉक से, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है और आपका भी इन संसाधनों पूरा अधिकार है। लेकिन पहले आप सीख लीजिए और जब सीख जाएंगे तो आप 50 साल तक पैसा कमाएंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पैसा कमाएंगे, मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा है। तो मैं आपको पुनः फिर कहता हूँ कि मेरी कोई स्टॉक में रिकमेंडेशन नहीं है, ना सेल करने की ना बाई करने की, बात समझ में आ गई। और ना ही मेरे कहने से ना ही किसी और के कहने से आपको कोई स्टॉक नहीं खरीदना। जब तक आपको खुद कन्विक्शन ना आ जाए तब तक आप किसी स्टॉक को ना खरीदें। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।